अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं आज तारीख है 9 नवंबर। शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज यौम विलादत का दिन है, सालगिरह है। तो उनके हवाले से मैंने पिछले साल एक सीरीज़ का आगाज़ किया था। आप मेरे चैनल पे मुख्तलिफ वीडियोज़ देख सकते हैं। उनकी पहली बेगम, उनकी दूसरी बेगम, उनके बेटे जैसे जवेद इकबाल और उनके दोस्त मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उसके अलावा अल्लामा इकबाल के मज़ार के ऊपर भी एक पूरा तफसीली जो सिलसिला था वो मैंने शुरू किया था। वो आप मैं कोशिश करूँगा कि एक आधा लिंक भी कोई लगा दूँ, वरना आप मेरे फेसबुक पेज पे और मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरी रहायश इधर करीब ही है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हाफिज़पुरा कब्रिस्तान में। और मुझे अक्सर कमेंट्स भी आए थे जब मैंने रील लगाई थी, तो वीडियो चली बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने वैसे तो मैं बताता रहा हूँ, तो मैंने कहा वो एक तो आखिरी रामगा दिखा दूँ। ये जो आखिरी रामगा आप देख रहे हैं, ये शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पहली बेगम करीम बीबी की है। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, लिखा हुआ लेडी शायर मशरिक़ अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। इस हवाले से मैं दो तीन बातें भी करना चाहता हूँ। बदकिस्मती कह लें कि हमारा माशरा तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, हालांकि मज़हब देता है। तो अल्लामा साहब की 3 शादियाँ थी, उस पर बड़ा तफसीली मियाँ साजिद इकबाल, अल्लामा इकबाल स्टैम्प सोसाइटी के जो चेयरमैन है, उनके साथ मैंने ये पूरी एक वीडियो की थी, और वो आप देख सकते हैं। और उन्होंने पूरे जो जवाबात भी थे, क्योंकि अल्लामा एक बहुत बड़ी शख्सियत, ना सिर्फ पाकिस्तान या लाहौर में बल्कि पूरी कई दूसरे ममालिक में भी अल्लामा इकबाल को पढ़ाया जाता है। ख़ासतौर पर जहाँ कहीं पर भी उर्दू और फ़ारसी समझी और बोली जाती है, वहाँ पर अल्लामा इकबाल लाजमी पढ़ाए जाते हैं। हम लोग भी, मैं समझता हूँ कि शायद कोई 1% भी शायद ऐसे बच्चे या लोग नहीं होंगे जिन्होंने कभी ना कभी ज़िंदगी में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का नाम ना सुन रखा हो। अगर ख़ास तौर पर पाकिस्तान की ही बात की जाए, तो असम्बली जो हुआ करती थी मेरे ज़माने में भी, तो उस पर एक दुआ हम लोग पढ़ा करते थे कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। और ऐसी कई नज़में हमारे तो सिलेबस का बाकायदा हिस्सा है, वो चाहे मुताले पाकिस्तान में खुतबा अलाहाबाद हो 1930 का, या कोई भी। तो लाहौर की तारीख की अगर बात की जाए, तो दूसरे ममालिक में तो अलामा को इकबाल लाहौरी के नाम से याद किया जाता है, पुकारा जाता है। तो हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ भी होती है, लेकिन जब एक इतना बड़ा नाम हो, तो लोग उसमें से कंट्रोवर्शियल बातें जो हैं वो निकाल लिया करते हैं। आम शख्स के भी तो अलामा तो फिर अलामा थे। और जो चाहे वो अगर मज़हब के पे मेरी इतनी ग्रिप तो नहीं है, लेकिन अब दीन इस्लाम के किसी भी बड़े उलमा इकराम की बात की जाए, तो वो इनकी शायरी के मदाह हैं, बहुत बड़े फैंस हैं, वो इसको कोटेशंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो बशरियत इंसान जब इन दुनिया में आता है, तो वो जब ज़िंदगी गुजारता है, उसका लेन देन मेल जोल हर चीज़ होती है, तो उस पर गलतियाँ कोताहियाँ भी होती हैं। मैं तो इसको हर गलती भी नहीं मानता, क्योंकि देखिए जब आपका मज़हब आपको इजाज़त देता है कि आप 3-4 जो आप अगर साहिब इस्तात हैं और अगर आप इंसाफ कर सकते हैं, तो आपका मज़हब आपको अलाउ करता है, इजाज़त देता है। और दूसरी ये कब्र मैं इसलिए भी दिखाना चाहता हूँ, कभी मैंने पर्सनल चीज़ों को ना मैंने हाईलाइट किया, ना मैं उसके ऊपर बातचीत किया करता हूँ। इस ये कब्र इसलिए अहमियत की हामिल है कि अगर जो इकबाल शनास हैं, जो थीसिस लिखते हैं बच्चे, अगर क्योंकि इकबाल की अगर शायरी पे करेंगे तो फिर तो ठीक है, जब शख्सियत पे लिखेंगे तो उन्हें तीनों बेगमात का जिक्र करना पड़ेगा। और ज़्यादातर जब मैंने ये कब्र की, तो कई PhD स्कॉलर्स मेरे पास आए, उनको भी नहीं इवन के पता, क्योंकि जो करीम बीबी थी, इनका ताल्लुक जो था वो गुजरात से था। उनके वालिद जो थे वो बड़े मशहूर सर्जन थे, और मुख्तलिफ इलाकों में उनकी ड्यूटीज़ जो थी वो लगती रहती थी। तो ये जब मैंने कब्र तलाश की, क्योंकि कतबे के ऊपर, जैसे मैं एक दफ़ा फिर दोबारा आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ये देखें कतबे के ऊपर ये उनकी आखिरी आरामगाह है। ये भी किसी ने लगता है सफाई भी करवाई है। तो क्योंकि जो ये फैमिली है, जो लिखा भी हुआ है, ये देखें मोहतरमा करीम बीबी, नीचे लिखा है वालदा। अगर आप ये चीज़ देखें, वालदा आफ्ताब इकबाल, बैरिस्टर आफ्ताब इकबाल, वो भी बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे, सारा ख़ानदान ही पढ़ा लिखा है। अब जो अगर इनके बेटे की बात की जाए, यानी कि अल्लामा इकबाल के जो सबसे बड़े पोते हैं आज़ाद इकबाल, वो भी बैरिस्टर हैं। तो मैं आगे चल के आपको एक आधा वाक़या भी उनका बताऊंगा, इनका भी बताता हूँ। तो वो थीसिस की बात करता है, जब शख्सियत की बात करेंगे तो तीनों बेगमात का हमें लिखना पड़ेगा। फिर क्योंकि अल्लामा बहुत बड़ी शख्सियत है, ये मैं बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो थे भी, तो वो एक जो जिसने तनकीद करनी है, या कोई वो जिसको अगर और आसान कर दो, कीड़ा निकालना, तो वो कोई ना कोई पॉइंट पकड़ लेगा। बहुत सारे लोगों ने तो ये कहा जी कि ये इसलिए इन्होंने छोड़ दिया अल्लामा ने इन बेगम को कि जी ये अहमदी जो फ़िरका है उससे ताल्लुक़ रखती थी। हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये एंड तक मुसलमान रही। और जो इससे भी बड़ी बात वो ये है कि ये एंड तक अलहदगी ज़रूर हो गई थी, मतलब वो अलहदा-अलहदा रहते थे, लेकिन एंड तक भी अल्लामा इकबाल ने इन्हें कभी भी तलाक नहीं दी।
उनके बच्चे के इख्तलाफात ज़रूर रहे, जो कि बैरिस्टर आफ्ताब इकबाल है, लेकिन उनकी तलीम का अखराजात भी जो थे वो अल्लामा इकबाल बर्दाश्त करते रहे हैं। इवन के जो एक किताब थी जो अल्लामा ने आफ्ताब इकबाल साहब को भेजी थी, वो हमारे दोस्त हैं मियाँ साजिद साहब, उनके पास पड़ी हुई है। और कई वाक़यात जो हैं वो मनसूबा उनके बकौल ही कि अल्लामा ने कभी भी ना तो तलाक दी। फिर एक ऐसा मौका भी आता है जब तीनों बेगमात ठीक है, मुख्तार बेगम, सरदार बेगम और करीम बीबी लाहौर में इकट्ठी रहती हैं और ख़र्चा एंड तक अल्लामा देते रहे। हाँ, क्योंकि जब अल्लामा की पहली शादी हुई तो उनकी उम्र बहुत छोटी थी, गालबन 16 साल के थे, अभी मैट्रिक का रिजल्ट भी नहीं आया था। ये मियाँ साजिद के बकौल ही वो बताते हैं कि उनके जो बचपन के दोस्त हैं वो आते हैं, वो कहते हैं कि यार बाले तेरा मैट्रिक का रिजल्ट आ गया, तू पास हो गया। तो वो ये चीज़ होती। फिर वो अपनी बेगम को वहीं पे छोड़ के अल्लामा, क्योंकि सियालकोट के थे आप लोगों को पता है, तो ये थी गुजरात की, तो उन्हें गुजरात छोड़ के अल्लामा अपना खर्चा नहीं उठा सकते। उनकी जो तलीम का खर्चा था वो उनके भाई ने उठाया हुआ था बकौल मियाँ साजिद साहब के। तो वो फिर ये उनको छोड़ के आ जाते हैं। और एक तो खुद कह लें अभी नौजवानी में थे, अभी वो तलीम हासिल करते लाहौर से के बाद फिर वो दूसरे ममालिक में चले गए, बाहर के मुल्क में चले गए तलीम हासिल करने के लिए, आला तलीम के लिए। तो आप अगर आज के माशरे में भी देखें, जो हम तनकीद की जो मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर किसी को पता चले जी इसने 2 शादियाँ की और आगे से अगर उसकी औलाद भी हो जाती है, तो हम लोग उसको किस तरह क्रिटिसाइज़ करते हैं, उस बच्चे को माशरे में या शादियों में या ख़ानदान के जो फंक्शन होते हैं उनको कितना कम लोग प्रोटोकॉल्स देते हैं या किन अल्फाज से याद किया जाता है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। अगर कोई उनके बेटे के और अल्लामा के इख्तलाफात थे भी, तो मैं समझता हूँ वो उन दोनों बाप बेटों का मसला था और वो होने भी जायज़ हैं। उनके अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे तो आप देखें ना, अगर एक छोटा बच्चा है, मैं अगर अपनी बात करूँ, कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करेगा या कोई भी मेरे बच्चों को, तो वो ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा और वो उसने पता नहीं क्या क्या चीज़ें फेस की होंगी। फिर अगर अब मोहतरमा करीम बीबी की बात करें, तो वो बेशक उम्र में बड़ी थी या जो भी अल्लामा के साथ उनके इख्तलाफात थे, उन्होंने कभी भी दूसरी शादी नहीं की, वो अल्लामा के निकाह में रही। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो थी अपनी वो बच्चों की परवरिश की। फिर जो इकबाल चलास हैं उनके लिए तो ये सारी बातें बहुत बड़ी, इसलिए काबिल एहतराम और काबिल कबूल होनी चाहिए कि करीम बीबी के साथ एक तो वो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि तीनों बेगमा जो हैं वो इकट्ठी रही। फिर जो अल्लामा के जो पहले बच्चे हैं वो मेराज बेगम या आफ्ताब इकबाल हैं, तो वो जो थे वो करीम बीबी के बतन से थे, ठीक है। ये फिर आखिरी राम का एक दफ़ा मैं आपको दिखा दूं, ये पूरा बल्कि कतबा पढ़ते हैं। सबसे पहले आप ऊपर देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, वो लिखा हुआ है सारा। वो कोई भी ये कब्रिस्तान आप हाफिजपुर है, वो जो अहमदियों का एलिमेंट टच दिया जाता है जी कि शायद इसलिए अल्लामा ने छोड़ दिया था या ये, तो वैसी कोई बात ही नहीं है। लेडी शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल मुहतरमा करीम बीबी, ठीक है, ये करीम बीबी की आखिरी रामगा और ये वालदा लिखा हुआ है आफ्ताब इकबाल। तारीख़ वफ़ात है जी 28 फरवरी 1947 बरोज़ जुम्मा, 28 फरवरी 1947, उम्र 74 साल, 74। इवन के जो शेर था ये बेगम आफ्ताब इकबाल, मतलब कि जो इनकी बहू थी आफ्ताब इकबाल की जो बेगम थी, उन्होंने लिखा, उन्होंने भी किताबें लिखी, वो मेरे पास पढ़ी भी हुई है, मैं स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। एक बात जो वो खैर वो इस फैमिली का मौक़िफ़ है, वो उससे मुझे उसमें रियलिटी का नहीं पता, क्योंकि जब आप एक शख्स बात करेगा तो वो तो अपने ख़ानदान को ही बढ़ा चढ़ा कर ही बात करेगा। तो जो आज़ाद इकबाल है, इनके पोते, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई इकबाल के हवाले से। उन्होंने खुद भी एक बड़ी किताब लिखी है, बहुत अच्छी शायरी की। फिर उसके अलावा उनकी वालदा की भी दोबारा रीप्रिंट हो रही हैं किताबें। तो वो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि क्योंकि जब एक ख़ानदान होता है, जैसे कोई मेरे मामू चाचू या पप्पो वगैरह हैं और मेरे वालिद की 2 शादियाँ कर लेते हैं, तो कुछ एक ख़ानदान को सपोर्ट करेंगे, दूसरे दूसरे को करेंगे, और ये ऐसे ही होता है ये मुआशरा। जो ख़ास तौर पे अगर पंजाब और हम लोग इस पाकिस्तान की और ये सब कॉन्टिनेंट की बात करें, मतलब इस खित्ते की बात करें, तो यहाँ पर जितने भी बहुत सारे, क्योंकि मैं तो शख्सियात पर ही तहकीक करता हूँ तो मुझे मिलता है, तो वो कहते हैं कि आफ्ताब इकबाल को कई लोगों ने खतूत लिखे, कहा, क्योंकि जो जस्टिस जवेद इकबाल थे और मनीरा जो अल्लामा की बेगम है सरदार बेगम से, ठीक है, जिनके बच्चे अभी भी वलीद इकबाल और ये मुनीब इकबाल, ठीक है, अब वो सेंटर भी रहे वलीद इकबाल, और दूसरे यूसुफ सलाउद्दीन इकबाल सलाउद्दीन वगैरह, सली टेक्सटाइल मिल्स वो आपने सुना होगा, सली टाउन भी है लाहौर में एक, यहाँ बरूद खाना हवेली वाले अगर मैं और आसान कर दूँ वो अल्लामा की बेटी ही हैं, उनके दमाद इवन के MN भी रहे मियाँ सलाहुद्दीन। मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे आज़ाद इकबाल ने बताया कि वो मुख्तलिफ लोगों ने खतूत लिखे कि आप अब अलामा तो रहे नहीं, तो आप जो जायदाद है उसमें से अपना हिस्सा लें या कोई भी। अब उन्होंने हिस्सा लिया या नहीं लिया इस चीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन बकौल आज़ाद इकबाल के उन्होंने कहा कि मैं तो बैरिस्टर हूँ, ये मेरे छोटे जो बहन भाई हैं ये उनका हक बनता है।
तो मैं तो कमा लूँगा, मेरे पास जो डिग्रीज हैं वो। और माशाल्लाह जो मैं आज़ाद साहब से मेरी क्योंकि मुलाकात हुई, वो वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, कह लें कि वो ठीक हैं, साहिब हैसियत हैं। इसी तरह आफ्ताब इकबाल भी बैरिस्टर है। कुछ देर फिर मेरी उनसे जो बातें हुई कि इसको तो ज़्यादातर जितने भी मुहक्किकीन उन्होंने यही लिखा कि करीम बीबी गुजरात चली गई थी अपने वालिदैन के पास और वहीं पे शायद उनका कभी शायद इंतकाल हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग बागवानपुरा के इलाके में ही रहते रहे। उन्होंने मुझे घर का भी बताया था, लेकिन घर मैंने ढूंढने की बड़ी कोशिश की, ख़त्म हो गया हुआ है। जो इस इलाके के जो बुजुर्गान हैं उनसे मेरी बातचीत हुई तो वो एक बिल्डिंग की निशानदेही तो करते हैं, लेकिन अब ये कभी आज़ाद साहब खुद आएंगे तो फिर मैं उनको लेके जाऊंगा, क्योंकि वो खुद भी बहुत छोटे थे जब वो यहाँ पे रह के गए हैं, लाहौर भी। और फिर वो साहिवाल में भी उन्होंने मुझे बताया कि मैं वहाँ पे भी, मेरे वालिद जो हैं वो प्रैक्टिस करते रहे, बाकी सारी ज़िंदगी उन्होंने कराची में गुजारी। तो मेरे ख्याल से अगर किसी की भी पर्सनल लाइफ कोई भी हो तो फिर वही बात है, हमें कोई इख्तियार नहीं है कि हम उसके ऊपर बात करें। हाँ, कोई भी बच्चा जब थीसिस लिखेगा शख्सियत के ऊपर तो फिर हम करीम बीबी को कभी भी उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो यहीं पे रहेगी। और उनकी आखिरी रामगा जो है वो लाहौर बागवानपुरे के इलाके में मौजूद है। मैं ये फिर एक दफ़ा, अगर कोई भी बात बुरी लगी हो इकबाल शनासों को या कोई भी, तो मैं उस पर माजरत ख्वाह भी हूँ। और दूसरा फिर मैं जाते हुए ये करीम बीबी की आखिरी रामगा आप लोगों को दिखाता हूँ। एक और बात जो मैं आखिर में जाते जाते कहूँ कि इसके साथ ही अलामा के जैसे पोते वगैरह तो बहुत ज़्यादा, पोते भी हैं, नवासे भी हैं, लेकिन पोती सिर्फ एक ही थी। तो उनकी कब्र भी बकौल आज़ाद इकबाल के यहीं कहीं करीब थी, जो कि अब हमें कहीं पर भी देखने को, ये देखे ना, कहीं पर भी नहीं मिलती। उसकी कब्र का जो कतबा है वो मेरे पास महफूज है, क्योंकि वो उनकी ख्वाहिश थी कि जब मैं लाहौर आऊँगा तो इस कब्र को हम लोग दोबारा तमीर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अल्लामा इकबाल के लिए खुसूसी तौर पर और उनके ख़ानदान के जितने भी अफराद इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, या आप वीडियोस देखने वालों के भी जितने अफराद इस दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए खुसूसी तौर पर दुआए मग़फ़िरत करें। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।